जय हिंद फ्रेंड्स। तो कश्मीर की कहानी चल रही है और 1947 में जब ये देश आजाद हुआ तो इस देश के 3 घोषित दावेदार थे, एक अघोषित दावेदार था। घोषित दावेदार में महाराजा हरि सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना, जेल नेहरू, ये 3 घोषित दावेदार और एक अघोषित दावेदार पर्दे के पीछे, कर्टन के पीछे। उस आदमी का नाम था शेख अब्दुल्ला। शॉल मर्चेंट के बेटे से एएमयू से सोशल रिफॉर्मर से पॉलिटिशियन, और फिर पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, और फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की आइडियोलॉजी सेकुलरिज्म, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार, और फिर शेख अब्दुल्ला का कांग्रेस और राष्ट्रवादियों के संपर्क में आना और शेख अब्दुल्ला की स्थिति में उभार। फिर स्टैंड स्टिल समझौता, मैंने आपको बताया कि स्टैंड स्टिल समझौता हुआ और स्टैंड स्टिल समझौते में कश्मीर ने कहा कि भाई जो हम पे पहला आक्रमण करेगा हम दूसरी तरफ चले आएंगे। और फिर वो पुंछ विद्रोह के बैकग्राउंड में मैंने आपको कहानी बताई कि साहब कबीलाई अटैक, हालांकि वो पाकिस्तान का ही हमला था लेकिन हम उसे कबीलाई अटैक बोलते हैं। पाकिस्तानी कहते हैं कि वो तो जिहादी थे, भाई के लिए बड़ा, अपने मुसलमान भाइयों के लिए बहुत परेशान थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके जीवन के कष्टों में, एक बात यहां मैं स्पष्ट कर दूं, आपका भाई कौन है? जो आपको डेंगू होने पे प्लेटलेट दे रहा है वो आपका भाई है। जो रात में 2 बजे आपको हॉस्पिटल ले जा रहा है वो आपका भाई है। जो आपकी मुसीबत में आपके साथ खड़ा है वो आपका भाई है। मैं नहीं कह रहा हूं, कलाम साहब कह रहे हैं, एपीजे कलाम। जब उनकी स्कूल की फीस नहीं भरी जा रही थी तो सुब्रमण्यम, उनके जो टीचर थे, गुरु थे, उन्होंने भरी। मुसीबत में, मैंने कहीं सुना, शायद आपको चुटकुला लगे लेकिन मुझे तो यथार्थ लगा कि आर्यभट्ट जो है एक बार यह पता करने की कोशिश कर रहे थे कि मुसीबत में कौन कौन सा रिश्तेदार उनके काम आया था। आर्यभट्ट एक बार यह ढूंढ रहे थे कि जब वो मुसीबत में थे तो उनका कौन कौन सा रिश्तेदार था जो उनके काम आया था। पता नहीं, कोई पता लगा कोई नहीं आया। कहते हैं बस वहीं से शून्य की खोज हुई। स्थितियां बिगड़ रही हैं, तनाव दोनों तरफ बढ़ रहा है, मिसाइल टेस्टिंग हो रही, मॉक ड्रिल हो रही है, कुछ भी हो सकता है और युद्ध होगा तो हम सब अपने देश के साथ खड़े हैं और खड़े ही रहेंगे। लेकिन इस युद्ध से फायदा किसको है? कोई तो है पर्दे के पीछे जिसको इस युद्ध से फायदा हो रहा है, जो इंडिया और पाकिस्तान को हथियार बेच रहा है। इस युद्ध से उनको फायदा हो रहा है। आर्थिक मंदी से के दौर से गुजर रहे हैं दुनिया के बड़े बड़े पूंजीपति देश। तो एक युद्ध तो उन्होंने छुड़वा दिया रूस और यूक्रेन में, एक छिड़वा दिया मिडिल ईस्ट में। अब गौर करो आप, इस युद्ध से, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध अगर होगा तो इस युद्ध से किसको फायदा होगा? जो देश, जो कंट्रियां वेपन बेचती हैं, जो देश हथियार बेचते हैं, इनका फायदा होगा। अभी हमने राफेल के लिए समझौता किया है, किससे? फ्रांस से। पाकिस्तान और इंडिया का अगर युद्ध होगा तो फ्रांस को फायदा होगा। पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध होगा तो यूएस का फायदा होगा। पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध होगा तो स्वीडन का फायदा होगा। आर्थिक मंदी से दुनिया गुजर रही है। एक युद्ध इन्होंने छिड़वा रखा है, रूस और यूक्रेन।
रूस और यूक्रेन का युद्ध, यहां हथियार बेच रहे हैं जम के। एक युद्ध इन्होंने छिड़वा रखा है इजराइल पैलेस्टीन, यहां हथियार बेच रहे हैं जम के। एक युद्ध ये छेड़ने के चक्कर में है यूएस और ईरान, संभावित है ये। एक युद्ध शुरू हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। इनको फायदा होगा, हथियार बेचेंगे, मंदी से बाहर आएंगे, तबाही मचेगी इन देशों में, कंस्ट्रक्शन का काम मिलेगा। दूसरा, वो देश जो टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है, ये भी करवा सकते हैं। ये पिछले साल 3.25 करोड़ लोग कश्मीर पहुंचे। 3.25 करोड़। और जब ट्रेन शुरू हो जाएगी जम्मू से श्रीनगर तो पहुंचेंगे 6 करोड़। 6 करोड़ इंटू 50,000, कितना रेवेन्यू पहुंचेगा कश्मीर में। कोई तो पर्दे के पीछे खेल खेल रहा है। पाकिस्तान भी करवा सकता है, इस हमले में सीधे सीधे पाकिस्तान का हाथ है, यह बिल्कुल सत्य है। इन लोगों ने पैसा, अब इनके पास कोई काम धंधा तो है नहीं, तो सुपारी का काम करते ही है। ना इनके पास इंडस्ट्री है, ना टूरिज्म है, ना यहां कोई पढ़ने जाना चाहता है। इनके पास एक इंडस्ट्री है, सुपारी इंडस्ट्री। पूरी दुनिया में कहीं खुराफात करवाना हो तो इनको आगे करवा लो, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। और इनको लगा अच्छा ये भी परेशान है, बलूचिस्तान एकदम अलग होने की कगार पे है, और पाकिस्तान को जोड़ने का सबसे सॉलिड तरीका क्या है, इंडिया पर हमला, और सारा पाकिस्तान एक हो जाएगा तुरंत। इससे इनको भी फायदा हो रहा है। यूरोप की जो कंट्रीज टूरिज्म के लिए फेमस है, इनको भी फायदा हो रहा है। पाकिस्तान में आंतरिक संकट गहरा गया है और इनको पता था कि वक्फ बिल पास हो गया है, मुसलमान थोड़ा सा नाराज हैं, और यही समय हिंदू मुसलमान करवा दो, और हिंदू मुसलमान करवा दोगे तो घर में ही इनके तनाव पैदा हो जाएगा। चाइना, भारत कमजोर, अरुणाचल काराकोरम पूरा चाइना का। अरुणाचल काराकोरम पूरा चाइना का। सिल्क रूट पे चाइना का कब्जा। जब पहला विश्व युद्ध होने वाला था तो कम्युनिस्टों ने एक नारा दिया था, वॉर अगेंस्ट वॉर। बोले वॉर जब भी होता है तो पूंजीपतियों के हित के लिए होता है, लेकिन उस वॉर की भरपाई कौन करता है? आम आदमी, जान से, माल से, पैसे से। और जो भी कीमती होगा उसके लिए युद्ध तो होगा ही। जो भी कीमती होगा उसके लिए युद्ध तो होगा ही। 1947 के बाद जब जनवरी 1948 में नेहरू जी यूएन में इस मुद्दे को लेकर चले गए, तो नेहरू जी को एक बात का बड़ा भरोसा था शेख अब्दुल्ला पर कि शेख मेरा आदमी है। दोनों कश्मीरी, जेल नेहरू भी कश्मीरी, शेख अब्दुल्ला भी कश्मीरी, तो हो सकता है कश्मीरी उम्मत की भावना पैदा हो गई हो कि हम दोनों कश्मीरी। तो नेहरू जी को बड़ा कॉन्फिडेंस था शेख अब्दुल्ला पे कि भाई प्लेबिसाइट होगी, क्योंकि स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट में एक पॉइंट है प्लेबिसाइट वाला कि कश्मीर का पूर्ण विलय तभी होगा जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन का एक सिद्धांत था कि पूरा कश्मीर का विलय तब होगा जब वहां प्लेबिसाइट होगी, और प्लेबिसाइट अगर होगी तो शेख हमारा आदमी है, और शेख को कश्मीरी लोग मानते हैं। तो शेख की स्थिति को मजबूत करने के लिए मार्च 1948 में पीएम बनवा दिया उसको। जैसे उसको पीएम बनाया वो कश्मीर का स्टार बन गया। मैंने बताया आपको पिछली क्लास में, लैंड टू द टिलर,
अरे उसने कहा ये सारे सामंतों से जमीन छीन के ये मुसलमान किसानों को दे दो, और मनी लेंडिंग पर प्रतिबंध, कंट्रोल, नियंत्रण और बटाई, शेयर क्रॉपिंग, 75-25 नहीं 25-75, और शेख अब्दुल्ला बन गए कश्मीर के नायक। हिंदुओं के हितों में प्रहार हुआ तो 1949 में बनी प्रजा परिषद, डोगरा नेतृत्व में प्रजा परिषद का गठन हुआ। 1950 तक पहुंचते पहुंचते 1950 तक पहुंचते पहुंचते कश्मीर प्लेबिसाइड के तत्व से बंध चुका था। कश्मीर में कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता की शुरुआत हो चुकी थी। भाई शेख मुसलमानों की बात कर रहे थे तो कोई ना कोई तो हिंदुओं की बात करेगा। इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर टेरिटोरियल डिस्प्यूट बन गया था, क्षेत्रीय विवाद, और यह मामला पहुंच गया यूएनओ में। 1950 तक पहुंचते पहुंचते यह स्थिति हो गई कश्मीर की। यह 1950 तक यह कश्मीर की स्थिति हो गई। और अब कश्मीर में एक और नायक है, हीरो। कौन है हीरो? शेख अब्दुल्ला। एक बहुत बड़ा समाज शेख को सपोर्ट करता है, पसंद करता है। एक बहुत बड़ा समाज शेख को पसंद करता है। यह स्थिति है कश्मीर की 1950 में। 1950 में यूएन ने कहा कि भाई प्लेबिसाइट होगा। यूएन ने कहा कि प्लेबिसाइट होगा। यूएन ने कहा 1950 में कि प्लेबिसाइट होगा, प्लेबिसाइट कश्मीर जेएनके में प्लेबिसाइट होगा। पाकिस्तान ने कहा एक ही शर्त पे होगा। बोले कौन सी शर्त? पाकिस्तान ने एक शर्त रख दी, कहा पहले शेख अब्दुल्ला को हटाओ, ये इंडिया का आदमी है, नेहरू का आदमी है, इसको हटाओ। अब जब मोहम्मद अली जिन्ना ने शर्त रख दी कि शेख अब्दुल्ला को हटाओ, नहीं पाकिस्तान ने जब शर्त रख दी कि शेख अब्दुल्ला को हटाओ, तो भारत कहां पीछे रहता? भारत ने भी शर्त रख दी, इंडिया ने भी शर्त रख दी कि पीओके में जो पाकिस्तान की आर्मी है इसको हटाओ। दोनों ने शर्त रख दी। 1950 में जब प्लेबिसाइट की बात हुई तो दोनों ने, पाकिस्तान ने कहा शेख अब्दुल्ला को हटाओ, ये भारत का आदमी है, ये मैनिपुलेट करेगा, और इंडिया ने कहा कि पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तानी आर्मी को हटाओ, तभी प्लेबिसाइट कायदे का हो पाएगा। दोनों ने शर्त रख दी। अब इससे पहले कि यूएन कोई डिसीजन लेता, एक कांड हो गया एशिया में। कांड शब्द बड़ा प्यारा है, लंका कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड। कांड शब्द बड़ा प्यारा है, अक्सर लोग उसे नेगेटिव टर्म में देते हैं, पर वो है शब्द बड़ा प्यारा। एक कांड हो गया 1950 में, एक कांड हो गया एशिया में, कोरियन क्राइसिस, कोरियाई संकट पैदा हो गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। अमेरिका को लगा कि भाई अगर उधर ध्यान नहीं दिए तो कोरिया हाथ से निकल जाएगा। पाकिस्तान तो अपना तो क्षेत्रीय बना लिया। पाकिस्तान को बनाया यहूदियों ने, मुसलमानों ने नहीं बनाया। मैं पढ़ाऊंगा आपको मिडिल ईस्ट, उसकी भी क्लास लूंगा। जब सारी कहानी हो ही रही है तो रशिया, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, इजराइल, पैलेस्टीन, सब पे चर्चा कर लेते हैं।